बात करने लायक मुद्दा हो तो। भैया लास्ट पैराग्राफ में 2-3 लाइन है, इस पर यदि चर्चा हो जाए तो अच्छा, मतलब इसको भी बन जाएगा। बताइए कौन कौन सी। मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता का प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, गोष्ठी, संगोष्ठी, आख्यान, स्पष्टीकरण एवं समीक्षात्मक कार्यकलाप ही समाज का प्रबोधन एवं प्रोत्साहन सर्वस्व है। परिवार में चारित्रिक एवं नैतिक कार्यक्रम में दृढ़ता, विश्वास एवं अवगाहन क्षमता ही व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में सहयोगिता एवं सहकारिता है, जो स्पष्ट है। तो ये जो प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, गोष्ठी, संगोष्ठी, आख्यान, स्पष्टीकरण, ये कार्यकलाप अब भी हो रहे हैं, केवल इसको मानवीयतापूर्ण होने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। तो कैसा स्वरूप बनेगा? इस पूरे पैराग्राफ में 3 स्तर पे बताया है, एक व्यक्ति के स्तर पे, एक परिवार के स्तर पे, एक समाज के स्तर पे, है ना। तो व्यक्ति के स्तर पे बताया है कि विश्वास एवं अवगाहन क्षमता ही व्यक्ति में आचरण एवं व्यवहार में सहयोगिता एवं सहकारिता है, ऐसा है। व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में सहयोगिता एवं सहकारिता है, ऐसा आएगा, है ना। और परिवार में चारित्रिक और नैतिक कार्यक्रम में दृढ़ता, विश्वास एवं अवगाहन क्षमता, ये 3 चीजें बोली है परिवार के इस पे, है ना। तो परिवार में चरित्र एवं नैतिकता में दृढ़ता, विश्वास एवं अवगाहन क्षमता, और व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में सहयोगिता, सहकारिता। और इसके बाद समाज में बोला है उन्होंने कि समाज में मानवीयतापूर्ण संस्कृति का प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, गोष्ठी, संगोष्ठी, आख्यान, स्पष्टीकरण, समीक्षात्मक कार्यक्रम ही समाज का प्रबोधन एवं प्रोत्साहन सर्वस्व है। और जब अपन ने इस अध्याय को शुरू किया था तभी ये बोला था कि यदि मानवीयता नहीं है उस स्थिति में तो ये समस्या का कारण बनता है ना। जो पहला पैराग्राफ है ना, तो पहले पैराग्राफ में ही ये कहा गया, या पहली लाइन में ही कहा गया कि अनुभूति और समाधान विहीन यदि अध्ययन, पठन, पाठन, प्रकाशन, प्रदर्शन, कार्य, व्यवहार, आचरण जो है वो मानवीयता को अभिव्यक्त करने तथा उसका संरक्षण करने में असमर्थ है, और ये सब समस्या का निर्माण करने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो उसी को फिर यहाँ बताया कि इसका समाधान क्या है, तो मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता का प्रचार, प्रसार, प्रकाशन, संगोष्ठी आदि, ये सब, है ना जी। उसी को कंक्लूड किया गया है इधर। हाँ, उसी को कंक्लूड किया यहाँ पे अंतिम पैराग्राफ में। और ये लिखा है जो स्पष्ट है, यही मानव जीवन चरितार्थता का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप है। यही जीवन चरितार्थता भी है, यही मनुष्य के मौलिक अधिकार एवं उसकी उपयोगिता, उपादेयता, उपलब्धि है। मौलिक अधिकार का अनुष्ठान ही स्वतंत्रता का लक्षण है। और इस पैरा की जो शुरुआत है उसमें मौलिक अधिकार की बात आई थी कि विधि विहित जीवन या अपना अधिकार ही प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार का अनुष्ठान ही स्वतंत्रता का लक्षण है। इसका पालन, अनुसरण, अनुशीलन ही स्वतंत्रता का द्योतक है। इसी मौलिक अधिकार में स्वत्व स्वतंत्रता इसी मौलिक अधिकार में स्वत्व सिद्धि होती है। यही राष्ट्र में अखंडता एवं प्रभुसत्ता, समाज में सहअस्तित्व, परिवार में
सहकारिता एवं व्यक्ति में मौलिक अधिकार का आचरण। इस तरीके से कंक्लूड हुआ। फिर आगे भी उसी से जोड़ के ही और स्पष्ट किया नीति त्रय को, है ना, नीति त्रय को, जिसको अपन कह रहे हैं कि जो 39 अध्याय है तो उसमें मनुष्य का संपूर्ण कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक, राजनीति में ही है, ऐसा। तो मनुष्य का संपूर्ण कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक और राजनीति में से के लिए ही है। फिर है यही उत्पादन व्यवहार, विचार एवं अनुभूति पूर्णता को प्रदान करने में चरितार्थ होता है। जो नीति त्रय है, जिसको अपन धार्मिक, आर्थिक, राजनीति में से के लिए ही संपूर्ण कार्यक्रम को यदि देखते हैं तो करेंगे यही, ये जो नीति त्रय है या कार्यक्रम त्रय भी बोल सकते, संपूर्ण कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, नीति त्रय में से के लिए। तो यही जो है उत्पादन व्यवहार, विचार और अनुभूति पूर्णता को प्रदान करने में चरितार्थ होता है। इन पूर्णता प्रदायी क्षमता में असमर्थ, इन तीनों प्रकार, ये जो तो ये जो 4 आयाम है ना, उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति, इन पूर्णता प्रदायी क्षमता में असमर्थ नीति त्रय स्वयं में परिपूर्ण नहीं है। यदि मान लो कोई भी हम नीतियों को अपनाते हैं, है ना, उन नीतियों से यदि उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति की पूर्णता नहीं होती है तो वो नीतियों का कोई अर्थ नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि वो नीति स्वयं में परिपूर्ण नहीं है, अर्थात जीवन चरितार्थता योग्य कार्यक्रम प्रदायी उपकार सिद्ध नहीं होते हैं। तो नीति एवं व्यवस्था का मूल उद्देश्य पूर्णता से संपन्न होना। पूर्णता का मतलब क्या है? उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति पूर्णता। तो नीति एवं व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है, ये चारों आयाम में पूर्णता से संपन्न होना और पूर्णता को प्रस्थापित, स्थापित एवं संरक्षित करना। तृप्ति ही पूर्णता का द्योतक है, और तृप्ति ये चारों आयामों में है ना, अनुभव आयाम में, विचार आयाम में और व्यवहार और उत्पादन आयाम में। इसमें भी जो विचार और अनुभूति के आयाम में हम लोग तृप्ति बोल रहे हैं दर्शन में, और व्यवहार और उत्पादन आयाम में परितृप्ति बोलते हैं। तो तृप्ति, परितृप्ति ही पूर्णता का द्योतक है। आयाम चतुष्टय में तृप्ति की चरितार्थता है। यह समृद्धि, अभय, समाधान एवं सत्य है। इससे संपन्न होना ही जीवन तृप्ति, विकास, सतर्कता, सजगता एवं भ्रम मुक्ति सिद्ध होती है। कार्यक्रम तृप्ति की अपेक्षा के अर्थ में है। कार्यक्रम तृप्ति की अपेक्षा के अर्थ में, जो भी कार्यक्रम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो वो तृप्ति की अपेक्षा में ही है। इन्हें पाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास है। व्यवस्था, विधि, सभ्यता, संस्कृति प्रत्यक्ष रूप में प्रयास हैं। इसकी सफलता शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था संहिता पर निर्भर है, जो मनुष्य की ही प्रबुद्धता पूर्ण क्षमता के अनुरूप प्रतिरूप होती है। पुनः यही शिक्षा व्यवस्था पूर्वक प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण करने का आधार होता है। तो इसमें लिखा है कि कार्यक्रम तृप्ति की अपेक्षा के अर्थ में है, उन्हें पाने के लिए ही सर्व प्रयास हैं। व्यवस्था, विधि, सभ्यता, संस्कृति प्रत्यक्ष रूप में प्रयास हैं।
इसकी सफलता शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था संहिता पर निर्भर है, जो मनुष्य की ही प्रबुद्धता पूर्ण क्षमता के अनुरूप प्रतिरूप होती है। पुनः यही शिक्षा व्यवस्था पूर्वक प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण करने का आधार होती है। इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का उद्गमन होता है। उसके व्यवहारान्वयन से प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण होना उदितोदित क्रम से अर्थात पुनः परिष्करण, परिमार्जन तथा अनुसंधान पूर्वक संपन्न होना पाया जाता है। इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का उद्गमन होता है। उसके व्यवहारान्वयन से प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण होता है। निर्माण होना उदितोदित क्रम से अर्थात पुनः परिष्करण, परिमार्जन एवं अनुसंधान पूर्वक संपन्न पाया गया है। इस क्रम में गुणात्मक परिवर्तन ही अभीष्ट रहा है। मौलिक अधिकार का प्रयोग एवं व्यवहार सुलभ होना ही नीति त्रय की उदात्तता है। तो इसी क्रम में गुणात्मक परिवर्तन ही अभीष्ट रहा है। मौलिक अधिकार का प्रयोग एवं व्यवहार सुलभ होना ही नीति त्रय की उदात्तता है। नीति त्रय संहिता के उद्गमन का मूल उद्देश्य है। नीति त्रय संहिता के उद्गमन का मूल उद्देश्य है। इसकी सार्थकता व्यवहार में ही सिद्ध होती है, यही अखंडता है। प्रत्येक स्तर पर मौलिक अधिकार का व्यवहारान्वयन होना ही स्वतंत्रता है, यही अभयता है। जीवन मौलिकता से भिन्न नहीं है। यही सत्यता मानव को जीवन संचेतना अनुक्रमानुसंगीय व्यवहार करने के लिए बाध्यता है। यही सत्यता मानव को जीवन संचेतना क्रमानुसंगीय व्यवहार करने के लिए बाध्यता है। यही कार्यक्रम त्रय के उद्गमन का मूल कारण है। जीवन कार्यक्रम विहीन नहीं है। कांक्षा सहित नियति क्रमानुसंगीय प्रक्रिया ही कार्यक्रम है। कांक्षा सहित नियति क्रमानुसंगीय प्रक्रिया ही कार्यक्रम है। क्रम केवल नियति है। नियति स्वयं में विकास एवं जागृति परंपरा है। नियंत्रित गति ही नियति है। विकास के क्रम में पाई जाने वाली क्रम प्रणाली अथवा सघन प्रणाली ही नियति क्रम है। क्रम विकास व जागृति के अतिरिक्त प्रमाणित नहीं है। प्रामाणिकता ही विकास व जागृति की गरिमा है। यह मनुष्य के द्वारा प्रकट होने वाली उपलब्धि है। यह केवल अनुभव, व्यवहार एवं प्रयोग ही है। कार्यक्रम ही संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का पालनकारी है। संपूर्ण कार्यक्रम का लक्ष्य मूल्योद्घाटन एवं मूल्य वहन है। यही मनुष्य में पाई जाने वाली मौलिकता, मूल्यांकन योग्यता एवं मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। इसी के निर्वाह में प्रयोग एवं व्यवहार की पांचों स्थितियों में 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था के रूप में चरितार्थता है। संपूर्ण कार्यक्रम गुणात्मक परिवर्तन में से के लिए है। गुणात्मकता गुरु मूल्यन प्रक्रिया है। इसी गुरु मूल्यनीयता मनुष्य जीवन में क्रियापूर्णता एवं आचरण पूर्णता पर्यंत भावी है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन का परिचय उसके परस्पर व्यवहार में होता है। उत्पादन कार्य व्यवहार से संबद्ध है। व्यवहार की अनुभूति के बिना सफल होता नहीं है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं। ये शिक्षा से, यही शिक्षा है ना। यहाँ पर अपन आ गए थे कहाँ? इससे संपन्न होना ही जीवन तृप्ति, विकास, सतर्कता, सजगता एवं भ्रम मुक्ति सिद्ध होती है। कार्यक्रम तृप्ति की अपेक्षा के अर्थ में है। उसे पाने के लिए सर्व प्रयास है। व्यवस्था, विधि, संस्कृति, सभ्यता प्रत्यक्ष रूप में प्रयास है।
इसकी सफलता शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था संहिता पर निर्भर है, जो मनुष्य की ही प्रबुद्धता पूर्ण क्षमता के अनुरूप प्रतिरूप होती है। पुनः यही शिक्षा व्यवस्था पूर्वक प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण होने का आधार होता है। इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का उद्गमन एवं उसके व्यवहारान्वयन से प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण होता है। तो ये प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का उद्गमन होता है और उन्हीं उसी के यानी शिक्षा और व्यवस्था के व्यवहारान्वयन में से प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण होना उदितोदित क्रम से अर्थात पुनः परिष्करण परिमार्जन एवं अनुसंधान पूर्वक संपन्न पाया गया है। इस क्रम में गुणात्मक परिवर्तन ही अभीष्ट रहा है। मौलिक अधिकार का प्रयोग एवं व्यवहार सुलभ होना ही नीति त्रय की उदात्तता है। नीति त्रय संहिता के उद्गमन का मूल उद्देश्य है। इसकी सार्थकता व्यवहार में ही सिद्ध होती है, यही अखंडता है। प्रत्येक स्तर पर मौलिक अधिकार का व्यवहारान्वयन होना ही स्वतंत्रता है, यही अभयता है। जीवन मौलिकता से भिन्न नहीं है, यही सत्यता मानव को जीवन संचेतनानुक्रमानुसंगी व्यवहार करने के लिए बाध्यता है। यही कार्यक्रम त्रय के उद्गमन का मूल कारण है। जीवन कार्यक्रम विहीन नहीं है। कांक्षा सहित नियति क्रमानुसंगी प्रक्रिया ही कार्यक्रम है। क्रम केवल नियति नहीं है। नियति स्वयं में विकास एवं जागृत परंपरा है। नियंत्रित गति ही नियति है। विकास के क्रम में पाई जाने वाली क्रम प्रणाली एवं सघन प्रणाली ही नियति क्रम है। क्रम विकास एवं जागृति के अतिरिक्त प्रमाणित नहीं है। प्रामाणिकता ही विकास व जागृति की गरिमा है। यह मनुष्य के द्वारा प्रकट होने वाली उपलब्धि है, केवल अनुभव व्यवहार एवं प्रयोग ही है। कार्यक्रम ही संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का पालनकारी है। संपूर्ण कार्यक्रम का लक्ष्य मूल्योद्घाटन एवं मूल्य वहन है। यही मनुष्य में पाई जाने वाली मौलिकता, मूल्यांकन योग्यता एवं मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। इसी के निर्वाह में प्रयोग एवं व्यवहार की पांचों स्थिति एवं 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था के रूप में चरितार्थता है। संपूर्ण कार्यक्रम गुणात्मक परिवर्तन में से के लिए है। गुणात्मकता गुरु मूल्यन प्रक्रिया है। ऐसी गुरु मूल्यनीयता मनुष्य जीवन में क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता पर्यंत भावी है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन का परिचय उसके परस्पर व्यवहार में होता है। उत्पादन कार्य व्यवहार कार्य से संबद्ध है ही। व्यवहार का अनुभूति के बिना सफल होना होता नहीं है। अर्थात व्यवहार मानसिकता, व्यवस्था मानसिकता, अनुभव मूलक विधि से जागृति पूर्ण स्थिति है। अर्थात जागृत मानव की मानसिकता है। अनुभूति प्रधानतः मूल्य त्रय में से के लिए है। यही अनुभूति व्यवहार्यता में शिष्टता को उद्गमित करती है। यही अनुभूति व्यवहार्यता में शिष्टता को उद्गमित करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी स्तरों के प्रयोग एवं सभी स्तरों के प्रयोगित एवं व्यवहारित मौलिक अधिकार मनुष्य के गुणात्मक परिवर्तन के देयी हैं। यही अनुभूति व्यवहार्यता में शिष्टता को उद्गमित करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी स्तरों के प्रयोगित एवं व्यवहारित मौलिक अधिकार मनुष्य के गुणात्मक परिवर्तन के देयी हैं। अर्थ की सदुपयोगिता एवं सुरक्षात्मक क्षमता ही गुणात्मक परिवर्तन का लक्षण है, अन्यथा में ह्रास अवश्य संभावी है। मनुष्य के विकास का ध्येय सामाजिकता है, ना कि केवल विशाल उत्पादन विनिमय। सामाजिकता के बिना मनुष्य आश्वस्त एवं विश्वस्त नहीं है। आश्वासन एवं विश्वसन प्रदान करना ही कार्यक्रम त्रय का उद्देश्य है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम है ना। इसकी पराभवता संस्कृति एवं सभ्यता को स्थापन, प्रस्थापन, संरक्षण, संवर्धन करने में असमर्थता के रूप में स्पष्ट होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का सर्वोच्च आयाम जो अनुभव है, प्रधानतः उसी से प्रमाणित कार्यक्रम त्रय को सर्वसुलभ बनाने पर ही मनुष्य जनजाति को अनुभव के लिए अनुगमन करने में समर्थ होता है।
सामाजिकता के बिना मनुष्य आश्वस्त एवं विश्वस्त नहीं होता है। आश्वासन एवं विश्वासन प्रदान करना ही कार्यक्रम त्रय का उद्देश्य है। इसकी पराभवता संस्कृति एवं सभ्यता को स्थापन, प्रस्थापन, संरक्षण, संवर्धन करने में असमर्थता के रूप में स्पष्ट होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का सर्वोच्च आयाम जो अनुभव है, प्रधानतः उसी के प्रमाणित कार्यक्रम त्रय को सर्वसुलभ बनाने पर ही मनुष्य जनजाति को अनुभव के लिए अनुगमन कराने में समर्थ होता है। प्रमाण सिद्ध कार्यक्रम ही मनुष्य को प्रामाणिक बनाने के समर्थ होता है। प्रमाण अनुभव, व्यवहार एवं प्रयोग से अधिक नहीं है। आर्थिक कार्यक्रम को प्रयोग प्रमाण, सुरक्षात्मक कार्यक्रम को व्यवहार प्रमाण और सदुपयोगात्मक कार्यक्रम को अनुभव प्रमाण प्रधानतः सिद्ध करता है। जबकि मूलतः ये तीनों कार्यक्रम मूल्यों पर ही आधारित हैं। आर्थिक कार्यक्रम शुद्धतः उत्पादन पर आधारित है। उत्पादन का प्रयोग सिद्ध होना अनिवार्य है। प्रयोग सिद्ध पद्धति के बिना उत्पादन विनिमय सफल नहीं है। जो प्रसिद्ध है, राजनीतिक कार्यक्रम शुद्धतः अर्थ की सुरक्षा पर आधारित है, जिसका यही उसका लक्ष्य एवं कार्यक्रम भी है। अर्थ का जो व्यवहार एवं व्यवहारिकता है, उसी का संरक्षण होना है। राजनीतिक कार्यक्रम शुद्धतः अर्थ की सुरक्षा पर आधारित है, यही उसका लक्ष्य एवं कार्यक्रम भी है। अर्थ की जो व्यवहार एवं व्यवहारिकता है, उसी का संरक्षण होता है। परस्पर मूल्यों का आदान प्रदान होना सर्वदेश काल में जनजाति में द्रष्टव्य है, यही व्यवहार है। इसी में प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यवहार क्षमता पूर्वक त्रिमूल्यों का आदान प्रदान करने में सीमित है। इससे अधिक व्यवहार सीमा नहीं है। इन्हीं मूल्य त्रयों का शोषण, वंचना, प्रवंचना, द्रोह, विद्रोह न होने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम है। इसे चरितार्थ करना ही उसकी सफलता है। सफलता के लिए ही कार्यक्रम को प्रभावशील किया जाना प्रसिद्ध है। तन मन धन से अधिक अर्थ मनुष्य में नहीं है। ये क्रम से शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य एवं वस्तु मूल्य हैं। मनुष्य ही मूल्यों को धारित एवं उद्घाटित करता है। यही सत्यता उसकी सुरक्षा की अनिवार्यता है, जो अपरिहार्यता है। फिर इसके बाद है धार्मिक कार्यक्रम पूर्णतः अर्थ के सदुपयोग पर आधारित है। अर्थ की सदुपयोग परंपरा स्वयं में धर्म नीति है। यह प्रधानतः अर्थ के उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण की प्रक्रिया में संबद्ध है। वस्तु मूल्य का आदान प्रदान, वस्तु व सेवा के रूप में शिष्ट मूल्यों का आदान प्रदान, मुद्रा, भंगिमा एवं अंगहार वस्तु के अर्पण समर्पण के रूप में, तथा स्थापित मूल्यों का आदान प्रदान शिष्ट मूल्य सहित व्यंजनीयता के रूप में है। प्रत्येक मूल्य व्यंजनीयता से संबद्ध है ही। व्यंजनीयता ही मनुष्य में तादात्म्यता एवं प्रक्रियानुसंगीय शिष्टता को प्रकट करती है। शिष्टता में वस्तु मूल्य समर्पित हैं ही। इस विश्लेषण से यह निर्णय स्पष्ट होता है कि स्थापित मूल्यों के आनुषंगिक शिष्ट मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों के आनुषंगिक वस्तु मूल्यों का प्रत्येक संबंधों में व्यवहारित किया जाना ही धर्म नैतिक कार्यक्रम है। यही विशुद्ध रूप से मनुष्य में वांछित सुख परिपाकात्मक मूल प्रवृत्तियों से संपन्न होता है, जिसके लिए मानव कुल त्रसित है। अस्तु, प्रत्येक धर्म नैतिक कार्यक्रम अर्थ की सदुपयोगात्मक नीति से संबद्ध होना ही तत्संबंधी रहस्यता एवं दिखावा कार्यक्रम का निराकरण है। फलतः तदर्थ यानी उस अर्थ में किए जाने वाले वाद विवाद मतभेद का पूर्ण परिहार है। कार्यक्रम का अनुभव होना ही कार्यक्रम की गरिमा है, यही उसका प्रभाव है, यही अनुभव में अनुगमन करने के लिए समर्थ प्रेरणा है। प्रेरणा पूर्वक
ही अध्ययन शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रेरित होना व्यंजना है, प्रेरित करना ही व्यंजनीयता है। प्रेरित होना, प्रेरित करना मनुष्य की परस्परता में प्रसिद्ध है। यही तादात्म्य सिद्धि का निर्माण करता है। मनुष्य नाम रूप गुण स्वभाव एवं धर्म में तादात्म्य होने के लिए प्रवृत्त होता है। तादात्म्यता प्रयोजन सहित पूर्ण स्वीकृति है, यही प्रतिबद्धता है, यही विधि विहित चरितार्थ होती है, यही विधि विहित चरितार्थ होती है। विधि विहित न होने पर चरितार्थ नहीं होती है। वास्तविकता पर आधारित स्वीकृतियां प्रतिबद्धता में तादात्म्यता पूर्वक प्रस्थापित होती हैं। व्यवहार में वास्तविकता का आधार प्रकृति के विकासानुक्रम में पाई जाने वाली अवस्था एवं स्थितियां हैं। अवस्था एवं स्थितियां स्वयं में प्रकट हैं ही, यही वास्तविकताएं हैं। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम सफल होता है। एक बार मैं फिर से आर्थिक कार्यक्रम से इसको पढ़ दे रहा हूं। आर्थिक कार्यक्रम को प्रयोग प्रमाण, सुरक्षात्मक कार्यक्रम को व्यवहार प्रमाण और सदुपयोगात्मक कार्यक्रम को अनुभव प्रमाण प्रधानतः सिद्ध करता है। जबकि मूलतः ये तीनों कार्यक्रम मूल्यों पर आधारित हैं। आर्थिक कार्यक्रम शुद्धतः उत्पादन पर आधारित है। उत्पादन का प्रयोग सिद्ध होना अनिवार्य है। प्रयोग सिद्ध पद्धति के बिना उत्पादन विनिमय सफल नहीं होता है, जो प्रसिद्ध है। राजनीतिक कार्यक्रम शुद्धतः अर्थ की सुरक्षा पर आधारित है। यही इसका लक्ष्य एवं कार्यक्रम भी है। अर्थ की जो व्यवहार एवं व्यवहारिकता है, उसी का संरक्षण होना है। परस्पर मूल्यों का आदान प्रदान होना ही सर्व देश व जनजाति में द्रष्टव्य है, यही व्यवहार है। इसी में प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यवहार क्षमता पूर्वक त्रिमूल्यों का आदान प्रदान करने में सीमित है। इससे अधिक व्यवहार सीमा नहीं है। इन्हीं मूल्य त्रयों का शोषण, वंचन, प्रवंचन, द्रोह विद्रोह न होने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम है। इससे चरितार्थ करना ही इसकी सफलता है। सफलता के लिए ही कार्यक्रम को प्रभावशील किया जाना प्रसिद्ध है। तन मन धन से अधिक अर्थ मनुष्य में नहीं है। ये क्रम से शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य एवं वस्तु मूल्य ही है। मनुष्य ही मूल्यों को धारित एवं उद्घाटित करता है। यही सत्यता उसकी सुरक्षा की अनिवार्यता है, जो अपरिहार्यता है। धर्म नैतिक कार्यक्रम पूर्णतः अर्थ के सदुपयोग पर आधारित है। अर्थ की सदुपयोग परंपरा स्वयं में धर्म नीति है। यह प्रधानतः अर्थ के उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण की प्रक्रिया में संबद्ध है। वस्तु मूल्य का आदान प्रदान, वस्तु व सेवा के रूप में शिष्ट मूल्यों का आदान प्रदान, मुद्रा, भंगिमा एवं अंगहार वस्तु के अर्पण समर्पण के रूप में, तथा स्थापित मूल्यों का आदान प्रदान शिष्ट मूल्य सहित व्यंजनीयता के रूप में है। प्रत्येक मूल्य व्यंजनीयता से संबद्ध है ही। व्यंजनीयता ही मनुष्य में तादात्म्यता या प्रक्रियानुसंगीय शिष्टता को प्रकट करती है। शिष्टता में वस्तु मूल्य समर्पित हैं ही। इस विश्लेषण से यह निर्णय स्पष्ट होता है कि स्थापित मूल्यों के अनुसांगिक शिष्ट मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों के आनुसांगिक वस्तु मूल्य का प्रत्येक संबंधों में व्यवहारत किया जाना धर्म नैतिक कार्यक्रम है। यही शुद्ध रूप से मनुष्य में वांछित सुख, परिपाकात्मक मूल प्रवृत्ति, जिनको असंग्रह आदि प्रवृत्तियां कह रहे हैं, है ना, तो सुख परिपाकात्मक मूल प्रवृत्तियों से संपन्न होता है, जिसके लिए मनुष्य कुल त्रसित है। अस्तु। प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम अर्थ की सदुपयोगात्मक नीति से संबद्ध होना ही तत्संबंधी रहस्यता एवं दिखावा कार्यक्रम का निराकरण है। फलतः तदर्थ उसके अर्थ में किए जाने वाले वाद विवाद मतभेद का पूर्ण परिहार है। कार्यक्रम का अनुभव मूलक होना ही कार्यक्रम की गरिमा है। यही उसका प्रभाव है। यही अनुभव में अनुगमन करने के लिए समर्थ प्रेरणा है। प्रेरणा पूर्वक ही अध्ययन शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रेरित होना व्यंजना है। प्रेरित करना ही व्यंजनीयता है।
प्रेरित होना, प्रेरित करना मनुष्य की परस्परता में प्रसिद्ध है। यही तादात्म्य सिद्धि का निर्माण करता है। मनुष्य नाम, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म में तादात्म्य होने के लिए प्रवृत्त है। तादात्म्यता प्रयोजन सहित पूर्ण स्वीकृति है, यही प्रतिबद्धता है। यह विधि विहित चरितार्थ होती है, विधि विहित न होने पर चरितार्थ नहीं होती है। वास्तविकता पर आधारित स्वीकृतियां प्रतिबद्धता में तादात्म्यता पूर्वक प्रस्थापित होती हैं। व्यवहार में वास्तविकताओं का आधार प्रकृति के विकासानुक्रम में पाई जाने वाली अवस्था एवं स्थितियां हैं। अवस्था एवं स्थितियां स्वयं में प्रकटन है, यही वास्तविकताएं हैं। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम सफल होता है। अब इसमें क्या बिंदु है जिस पे बातचीत करना? भैया पिछले पेज में एक वाक्य है कि यही सत्यता मानव को जीवन संचेतनानुक्रमानुषंगी व्यवहार करने के लिए बाध्यता है। इसको थोड़ा सा कहाँ पर है? ये धर्मनीति में है, उससे पहले है, मतलब कि राजनीति में पहला पैराग्राफ चल रहा है, उसके बीच में है, तकरीबन 20 लाइन के बाद, 20वीं लाइन में भैया। बुक में 199 पेज पे 7वीं 8वीं लाइन है। जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जीवन मौलिकता से भिन्न नहीं है, यही सत्यता मानव को जीवन संचेतना अनुक्रमानुसंगी व्यवहार करने के लिए बाध्य करती। यही बोल रहे हैं? जी जी, हाँ। जीवन संचेतनानुक्रमानुषंगी व्यवहार, इसको थोड़ा मतलब जो संचेतना के क्रमानुसंगी व्यवहार होता है, जो व्यवहार है ना मानव में, जो 122 प्रकार के जो मानव संचेतनाएं हैं, है ना, जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में है ना, उसमें 122 प्रकार के व्यवहार जो है वो बताए गए हैं। तो जो कह रहे हैं कि जो मानव को जीवन संचेतना क्रमानुसंगी व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। केवल मतलब जीवन में ही तृप्ति के लिए नहीं होता है, वो मानव को जो है जीवन संचेतनानुक्रमानुसंगी व्यवहार करने के लिए बाध्य करता, मतलब उसको मानव परंपरा में अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने, चरितार्थ करने के लिए बाध्य करता है। ये अर्थ आएगा। संचेतना प्लस अनुक्रम प्लस अनुषंगी, ऐसे 3 शब्द इसमें। हाँ हाँ, तो संचेतना का मतलब होता है कि जब हम मानव मतलब जीवन में जो 122 प्रकार के आचरण हैं, उनको जब हम मानव परंपरा में देखते हैं ना, उसको संचेतना कहते हैं। उसका एक अनुक्रम है ना। ये अनुक्रम ऐसे कि संचेतनाएं क्रमशः है ना, चारों आयाम में और पांचों स्थितियों में व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होती है ना। इसीलिए इसमें संचेतना क्रमानुसंगी लिखा है। क्रमानुसंगी मतलब संचेतना पूर्वक नियंत्रण होना। तो संचेतना पूर्वक जो है व्यवहार का नियंत्रण होता है, यह व्यवहार व्यवस्थित होता है ना। उसी को हम लोग ये कह रहे हैं कि वो 4 आयाम और 5 स्थितियों की एक सूत्रता है, सामरस्यता है, उसी को कहते ठीक है भैया। हेलो, बोलिए बोलिए भाई। हाँ भैया, यहाँ ये संचेतना क्रमानुसंगी को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना के रूप में भी कह सकते हैं। ये भी एक क्रम है। हाँ, इसमें क्या है ना भैया कि जो जानना मानना है ना, हाँ जी, वो जीवन में होता है। हाँ जी, और जो पहचानना, निर्वाह करना है, वो मानव परंपरा में होता है ना। हाँ जी। तो जब अपन संचेतना की बात कर रहे हैं, तो जो आपने कहा ना, चारों होते ही है उसमें।
हाँ, जानना, क्योंकि मानना, मैंने पहचानना, निर्वाह हाँ करना। तो संचेतनशीलता केवल मतलब केवल हाँ, जानना मानना नहीं है ना, केवल केवल जानना जानना मानना नहीं मानना। है, निर्वाह करते तक है, निर्वाह करने तक है। क्योंकि अगर हम निर्वाह नहीं करेंगे ना, जिसको अपन कह रहे हैं कि पहचानना निर्वाह करना नहीं होगा, तो तो जानने मानने का अभयता नहीं प्रमाण आएगी। ठीक बात जिसको है। अपन अभयता कह रहे हैं ना, वो अभयता नहीं आएगी, नीति त्रय का आचरण नहीं होगा, और जो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कार्यक्रम है ना, हाँ जी, उसका प्रमाण नहीं आएगा, और उनसे जो उपलब्धियां होती वो उपलब्धि नहीं होंगी। इसलिए बिल्कुल संचेतना क्रमानुसंगीय व्यवहार करने के लिए बाध्य है, ऐसा लिखा ठीक बात है ना। इसीलिए जो अपन जो इसको जोड़ रहे हैं ना वहां से, कि हाँ जी, यही जो है 4 आयाम और 5 स्थितियों की बात है। तो जो 4 आयाम में से 2 आयाम जो है जानने मानने से जुड़े हुए हैं, और 2 आयाम जो है पहचानना, निर्वाह करना, जिसको हम लोग व्यवहार व्यवसाय कह रहे हैं, वो पहचानना, निर्वाह करने का ना आयाम है। ठीक बात। जो 4 आयाम है ना, 4 आयाम। जी, अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय। हाँ, फिर आगे जाके उन्होंने कहा है ना कि इनमें पूर्णता, इन चारों आयाम में पूर्णता की बात आई है। आगे जाके कहीं एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी। और इसमें आगे कुछ राजनीतिक कार्यक्रम में एक जगह प्रवंचना लिखा है। उस पंक्ति हाँ, में लिखा है कि मूल्य त्रय का शोषण, इन्हीं मूल्य त्रय का शोषण, वंचना, प्रवंचना, द्रोह एवं विद्रोह न होने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम। तो प्रवंचना शब्द को थोड़ा सा, वंचना और प्रवंचना, वंचना का क्या मतलब होता है, थोड़ा डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। मतलब वंचित होने से ही वंचना है। मतलब जो जिसको अपन करें कि मूल्य, चरित्र, नैतिकता का ना होना, ना होने की स्थिति जो है ना, वो वंचना है। वंचना से प्रवंचना है। ऐसा जैसे द्रोह से विद्रोह है ना, यानी द्रोह को नियंत्रित करने के लिए विद्रोह है, ऐसी वंचना प्रवंचना है। वंचना की परिभाषा एक बार, मिल गई हाँ, भैया। वो हम्म, भ्रमवश विश्वासघात पूर्वक शोषण का रूप। हाँ, वही जो शोषण कर्म है ना, वो उसके कारण से वंचित हो जाता आदमी, है ना। और प्रवंचना का क्या है, भ्रम बस, प्रवंचना, विश्वासघात, हाँ, शोषण कर्म, प्रवंचना नहीं प्रवंचना। नहीं मिल पा रही, हम्म, परिभाषा में नहीं है इसमें। प्रवंचना का नहीं है भैया। हाँ, मतलब जो ये इसकी जो प्रतिक्रिया है ना, उस रूप में प्रवंचना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अपराध का प्रतिहार है ना, हिंसा की प्रतिहिंसा, प्रतिकार। है ना, द्रोह का विद्रोह, उसी तरीके से वंचना का प्रवंचना। मतलब जब शोषण पूर्वक कोई भ्रमवश विश्वासघात पूर्वक शोषण करता है, उसके जी, उसके रिस्पॉन्स में जो है ना, वो जो शोषण करने वाला है उसके खिलाफ जो है, वो भी विश्वासघात करते हैं ना। उसके रिएक्शन में। रिएक्शन। रिएक्शन जिसको, हाँ। जैसे मान लो हम लोग भ्रमवश विश्वासघात करके किसी का शोषण करते हैं, गरीब तबके का, मान लीजिए किसानों का या मजदूरों का, है ना। तो बदले में फिर उनमें भी प्रवंचना आती है, मतलब बदले के रूप में वो विश्वासघात करते हैं, भ्रमवश, वो भी शोषण करने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार का बदला ही भैया, है ना।
बदला ही हो गया है। हाँ, बदला ही है। धोखे के सामने धोखेबाजी। हाँ, मूल्यों से वंचित होना, वंचना, प्रवंचना। ठीक है, और कोई मुद्दा? और धर्म नैतिक कार्यक्रम में एक पंक्ति है, व्यंजनीयता ही मानव में तादात्म्य प्रक्रियानुषांगिक शिष्टता को प्रकट करती है। ये बात है। व्यंजनीयता ही मनुष्य में तादात्म्य प्रक्रियानुसंगी शिष्टता को ये जो प्रक्रियानुसंगी शिष्टता का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में हर स्तर पे है ना शिष्टता की अभिव्यक्ति या शिष्टता का प्रकटन होता है और वो व्यंजित होता है, जैसे व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, ऐसा। तादात्म्य मतलब तालमेल, तादात्म्य हो जाना है, मतलब इनमें तादात्म्यता के, जिसको अपन कह रहे हैं कि संबंध पहचानने के अर्थ। हाँ, तादात्म्य, उसके साथ तदाकार हो जाना, तादात्म्य हो जाना, उससे एकात्मकता हो जाना, एक रूपात्मक हो जाना, है ना। ये सब एक ही फैमिली के शब्द हैं। एक सूत्रित हो जाना, सामरस्य हो जाना, सब तादात्म्यता के ही लक्षण। ये जो प्रक्रियानुसंगीय शिष्टता का मतलब यही है कि शिष्टताएं जो हैं वो क्रम से प्रकट होती हैं। वही पीछे जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है ये कि तादात्म्यता प्रयोजन सहित पूर्ण स्वीकृति है। हाँ, यही लिखा ना, तादात्म्य। आखिरी की 5वीं लाइन। हाँ, तादात्म्यता प्रयोजन सहित पूर्ण स्वीकृति। उससे पहले भी लिखा है कि ये जो प्रेरित होना और प्रेरित करना मनुष्य की परस्परता में प्रसिद्ध है। फिर लिखा है यही तादात्म्य सिद्धि का निर्माण करती है। तो ये जो प्रेरित होना और प्रेरित करना जो है ना, ये इसी को मूल्य निर्वाह भी कह रहे हैं ना। और जो प्रेरित करना है वो व्यंजनीयता है ना, और जो प्रेरित होना है वो व्यंजना है। तो जैसे जो भी हमको अर्थ व्यंजित होता है ना, और फिर जब हम उसको संप्रेषित करते हैं अर्थ को, वो व्यंजनीयता है। क्या बोलिए अजीत भाई, कुछ बोल रहे? उसमें ये अभी आपने थोड़ी देर पहले ना एक बात कही कि शिष्टता क्रम से मतलब होती है। हाँ हाँ, क्या था ना, 2 मिनट। तो क्या क्रम होता है? व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में शिष्टताएं जो है। हाँ, शिष्टताएं जो है ना, जैसे एक व्यक्ति में शिष्टता आती है तो वो परिवार में शिष्टता का निर्वाह कर पाता है। एक परिवार में शिष्टता आती है तो वो समाज के साथ निर्वाह कर पाता है। समाज में शिष्टता आती है तो वो राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो शिष्टता का निर्वाह कर पाता है। राष्ट्रीय स्तर पे यदि शिष्टता है, क्या मतलब है शिष्टता का यहाँ पे? जैसे परिवार संबंध निर्वाह करता है, परिवार और समाज के बीच में जो तादात्म्यता स्थापित होती है ना, वो भी शिष्टता पूर्वक ही होती है। तो हम लोग क्या है ना, अक्सर हमारे सोचने में व्यक्तिवादी होता है हमारा सोचना, इसलिए हम लोगों को बहुत सारी चीजों को समझने में रुकावट आती है। जैसे एक व्यक्ति का आचरण परिवार का आचरण नहीं होता है ना, परिवार के आचरण में व्यक्ति का आचरण समा जाता है। उसी तरीके से परिवार का आचरण समाज का आचरण नहीं होता है, लेकिन समाज के आचरण में परिवार का आचरण रहता है। वैसे ही राष्ट्र का आचरण जो है वो समाज का आचरण नहीं होता है, लेकिन राष्ट्र के आचरण में समाज का आचरण समाया रहता है, जिसको अपन लोग कह रहे हैं कि गुरु मूल्य में है ना, लघु मूल्य समाया रहता है। राष्ट्र का आचरण क्या होता है जिसमें समाज का आचरण समाया रहता है? मतलब
क्या चीज होती है राष्ट्र के आचरण को? ये अपन ने बहुत पहले ही जो अध्याय 1 है ना, उसी में अपन ने इसको पढ़ा था। अध्याय 2 में व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति जो है विचार के रूप में रहती है, परिवार में आचरण के रूप में, समाज में सम्मति प्रोत्साहन एवं भागीदारी के रूप में, राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था के रूप में रहती है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल प्रवृत्ति जो है वो मानव चेतना के रूप में प्रत्यक्ष होती है। और इसी तरीके से कई जगह पर बाबा जी ने ये सभी के आचरण को स्पष्ट किया है, पांचों स्तर पे जो आचरण है। यहाँ पर भी इस अध्याय में भी आया है। इस अध्याय में ये जो अभी बड़ा तीन जगह अभी जो अपन ने पढ़ा था ना, समाज का और परिवार का और व्यक्ति का, तो व्यक्ति के उसमें लिखा था उन्होंने सहयोगिता सहभागिता, है ना। तो समाज में लिखा था कि ये जो चैप्टर शुरू हुआ है, संगोष्ठी प्रकार, ये जो अभी मतलब ये जो चैप्टर शुरू हुआ है ना, हाँ जी, हाँ। तो इसमें ये पहले लिखा है 3 तरह के कार्यक्रम लिख दिए, धार्मिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम। जी, ये मतलब के 3 ही संपूर्ण कार्यक्रम है ना। तो बाद में लिखा इन्होंने यही का मतलब ये तीनों कार्यक्रम उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति पूर्णता को प्रदान करने में चरितार्थ होता है। तो इसमें ये क्रम उल्टा क्यों लिखा है बाबा जी ने? मतलब उत्पादन से शुरू किया है, अनुभूति तक लेके गए इसको, जबकि नॉर्मली जो अनुभव, प्रमाण, विचार, प्रमाण, जो चारों आयाम है ना, इसको नॉर्मली दर्शन में लिखा गया है अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य। तो यहाँ इसको उल्टा लिखने का क्या पार्टिकुलर रीजन है? उत्पादन को पहले लिया है। इसको जब अपन परंपरा में देखते हैं ना, मानव परंपरा में, व्यक्ति में देखेंगे तो व्यक्ति में अनुभव, विचार, व्यवहार से शुरू होगा। परिवार में जो है अनुभव, विचार से शुरू होगा, फिर व्यवहार तक जाएगा। और जब इसको परंपरा में देखते हैं तो परंपरा में सबसे पहले पूर्णता उत्पादन में आती है, फिर व्यवहार में, फिर विचार में, फिर अनुभूति का प्रमाण सबसे लास्ट में आता है। क्योंकि अनुभूति का मतलब अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था है ना। उत्पादन का मतलब है समृद्धि का हो जाना, है ना। तो समृद्धि आसानी से आ जाती है। वस्तु मूल्य जो है सबसे पहले पूर्णता को प्राप्त करता है। पहले आप उत्पादन जो आयाम है उसमें काम करोगे, फिर जब उत्पादन करना होता है तो क्योंकि वो किसी न किसी आदमी के साथ। नहीं, ये देखिए ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि जब अपन अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में बात कर रहे हैं ना, जिसको अपन कह रहे हैं कि धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम अखंड समाज यानी मानव के लिए, यानी सर्व मानव की बात चल रही है ना, तो वो व्यवस्था के रूप में ही होगा। तो व्यवस्था में सबसे पहले पूर्णता जो मिलेगी वो उत्पादन में ही है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए, फिर इसके बाद व्यवहार सुलभता होगी, फिर समाधान सुलभता होगी, फिर इसके बाद अनुभूति सुलभता होगी। इस क्रम में ही आएगा, मतलब व्यवस्था के अर्थ में। जो जब अपन व्यक्ति के अर्थ में करेंगे, व्यक्ति में, तो व्यक्ति में सबसे पहले अनुभव होगा, फिर विचार होगा, फिर व्यवहार होगा, फिर उत्पादन। लेकिन वो तो अनुसंधान पूर्वक होगा ना, सबसे पहले अनुभव वाली जो बात बोल रहे हो आप। नहीं, जैसे हम लोग अध्ययन अभ्यास करते हैं ना। हाँ, तो अध्ययन अभ्यास किस चीज का करते हैं? पहले उत्पादन का करते हैं, साथ में व्यवहार करते हैं। नहीं, उत्पादन का अध्ययन थोड़े होता है। उत्पादन का अध्ययन तो शिक्षा में होता है, शिक्षा होती है उसकी, अध्ययन का नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है पाठक जी, ये जो 4 ये उल्टा क्रम लिखा है ना, ये है अनुभवगामी विधि। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अनुभवगामी में ऐसा मैंने तो व्यक्ति में मतलब अनुभव, जब हम तो अनुभव अनुसंधान पूर्वक होगा, वैसे कैसे होगा? मतलब देखिए, बाबा जी ने अनेक जगह लिखा है कि वरीयता क्रम में, जो भी वरीयता क्रम में, अभी इसी किताब में 3 बार आ चुका है इसमें कि वरीयता क्रम में पहले अनुभूति है ना, उसके बाद फिर विचार है, फिर व्यवहार है, फिर उसके बाद उत्पादन है। तो यहाँ उल्टा सबसे न्यूनतम वरीय जो है वो उत्पादन है।
तो वही मैं पूछ रहा हूँ फिर 3 चैप्टर से यही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्पादन को सबसे पहले लिखा है इन्होंने, यहाँ क्रम उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ परंपरा की बात चल रही है। और देखिए फिर जो 5वीं लाइन है ना, हाँ उसमें ये चारों आयाम जो हैं और ये कन्वर्ट कैसे होते हैं? तो पहले समृद्धि है, उत्पादन समृद्धि में कन्वर्ट होता है, व्यवहार जो है अभेयता में होता है मतलब, और विचार जो है वो समाधान के रूप में है, और अनुभव जो है सत्य के रूप में। दी अभय समाधान सत्य, ये सबसे पहले जो तृप्ति है वो समृद्धि के रूप में ही आती है, फिर अभयता के रूप में, फिर समाधान के रूप में। यहाँ पे जो समाधान है वो सर्वतोमुखी समाधान है। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है कि हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में समाधान को पहचान पाना। तो एक होता है व्यक्ति के स्तर पे समाधान को पहचान पाना। व्यक्ति के स्तर पे समाधान का मतलब होता है क्या, क्यों, कैसे के उत्तर मिल जाना, है ना। परिवार के स्तर पे समाधान का मतलब होता है जब परिवार में न्यायपूर्ण संबंध को स्थापित कर लेना, जिससे अभयता आती है, बात आई। इसके बाद लिखा है जो समाधान है, यहाँ समाधान का मतलब सर्वतोमुखी समाधान है। जब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र सभी परिप्रेक्ष्यों में समाधान को पहचान लेना, है ना, उसी से अखंड समाज जो है वो स्पष्ट होता है। फिर सत्य है। उसके बाद जब सार्वभौम समाधानित व्यक्ति अखंड समाज तक पहुंच के, जिसको अपन धर्म भी कह रहे हैं ना, समृद्धि में नियम है, अभय में जिसको है न्याय है, और ये धर्म है, और फिर सत्य है ना, ऐसा। तो सबसे पहले जो तृप्ति है वो समृद्धि के रूप में है, फिर अभय के रूप में, फिर समाधान के रूप में है, फिर सत्य के रूप में है, मानव जाति में, मानव परंपरा में जिसको अपन कहते हैं। तो जैसे ही जागृत मानव परंपरा स्थापित होती है ना, तो जो कुछ लोग होते हैं जिनको अपन कह रहे हैं कि जागृत लोग होते हैं, वो जागृत लोग शिक्षा और व्यवस्था में जागृति को सुनिश्चित कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं ना, संप्रेषित कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं शिक्षा में। इससे जनजाति जो है उससे अपने को उसमें शिक्षा और व्यवस्था में जनजाति प्रबुद्ध हो, यानी प्रबुद्धता को पहचान पाती है। फिर उनमें जो चरितार्थता है वो इस क्रम में होती है। पहले उनमें समृद्धि आती है, फिर अभयता आती है, फिर समाधान, फिर सत्ता। आगे इसमें लिखा भी है, पुनः यही शिक्षा व्यवस्था प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण करने का आधार होती है। फिर ये भी लिखा है, इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा, जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, जैसे अभी हम लोग जो भी अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने के बाद सबसे पहले हमारी जो उपलब्धि है वो अनुभव ही होगी ना। अनुभव हमको स्पष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। अनुभव स्पष्ट होने से विचार में समाधान आएगा। कोई भी कैसा भी प्रश्न हो, हम उस प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम हो जाएंगे। यदि वो स्थिति आती है तो हम शिक्षा में इसको ले जा पाएंगे। शिक्षा में ले जाने से व्यवस्था में जाएगा। तो व्यवस्था में जाने के बाद जो है शिक्षा और व्यवस्था की संहिताएं जो हैं, शिक्षा और व्यवस्था की संयुक्त संहिता पूर्वक जो है एक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। उस व्यवस्था में जीता हुआ जो जन समुदाय है या जनजाति है, उसमें सबसे पहले जो चरितार्थता के रूप में आएगा वो समृद्धि आएगी, फिर अभय, फिर समाधान, फिर सत्य। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। खीर जो थोड़ी सी है नहीं, फिर वो बना दे थोड़ा सा नाम लेगा। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो लिखा है ना, एक बार मैं फिर से जो मैंने कहा था वो बता देता हूँ। इसमें लिखा है, इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का उद्गमन होगा। तो जो प्रबुद्ध व्यक्ति जैसे बाबा जी हैं और बाबा जी जैसे और कुछ लोग हो जाएंगे, है ना, तो उसके बाद जो है शिक्षा और व्यवस्था संहिता का उद्गमन होगा। और जब ये शिक्षा व्यवस्था व्यवहारान्वयन से प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण करेगी, यानी जिसको अपन कह रहे हैं कि एक ऐसी मास जो है वो तैयार होगा।
जिसको अपन प्रबुद्ध जनजाति कहते होगा, जो उदितोदित क्रम में यही जो है परिष्करण, परिमार्जन एवं अनुसंधान पूर्वक संपन्न होगा। फिर लिखा है कि इस क्रम में गुणात्मक परिवर्तन ही है जी। ये एक बार अनुसंधान पूर्वक किसी एक हो गया जिसको अपन बोल रहे हैं प्रबुद्ध आपको होगा, उसके बाद शिक्षा में जाएगा, व्यवस्था में जाएगा, ये बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन इसमें बाद में लिख दिया परिष्करण, परिमार्जन और अनुसंधान, इसका मतलब दोबारा फिर अनुसंधान काहे का होगा? अब जो अनुसंधान होगा वो क्रियान्वयन के लिए होगा। बाबा जी का जो अनुसंधान था वो अनुभव के लिए था। अच्छा, अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए होगा क्योंकि अभी क्योंकि व्यवस्था उद्गमित नहीं हुई है ना, समाधान और अनुभव उद्गमित हुआ है ना, उसके लिए अनुसंधान लगेगा। ओके ओके। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग अभी बात करते हैं कि अभी देखा जाए तो बाबा जी ने जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात की है ना, जी जी जी, तो अभी एक भी परिवार तैयार नहीं हुआ है जहाँ पे 10 लोग हों और जो समाधान समृद्धि पूर्ण हो, एक भी परिवार। तो ये जो अभी इतने सालों में जो हुए हैं 2-4 प्रयोग व्यक्ति हुए, अभी व्यक्ति तर्क सम्मत हुए हैं ना, तो अपन कहते हैं तर्क सम्मत। तो तर्क सम्मत होने से उनमें समाधान तो आ गया है और मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो तर्क सम्मत विधि से उनकी भास आभास में या प्रतीति में आ गया है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। भास आभास में, प्रतीति में, कुछ लोगों की प्रतीति में आ गया होगा, ऐसा अपन मान सकते हैं ना। तो भास आभास तक तो स्पष्ट ही है, भास आभास तक की गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ, है ना। हमारे भास आभास में आ गया। पहले तो भास आभास में नहीं था, जब मध्य दर्शन में आने से पूर्व जो है हमारे भास आभास में नहीं था, भास में भी नहीं था, मतलब कुछ ऐसा व्यवस्था हो सकती है, आकांक्षा में था, आकांक्षा में था। तो अभी जो प्रबुद्ध लोग तैयार होंगे, जिनको बाबा ने लिखा है कि आप तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, है ना, ऐसे आप लोगों का संख्या बढ़ेगी। फिर ये जो आप तो लोगों जो हैं वो शिक्षा और व्यवस्था संहिता का वो प्रकटन करेंगे, है ना। अभी शिक्षा पे बाबा जी का मार्गदर्शन है ना, उसमें नीति, प्रक्रिया, प्रणाली, ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं, लेकिन अभी वो पूरी संहिता के रूप में व्यक्त नहीं हुई है। ऐसे ही व्यवस्था के बारे में बाबा जी ने मानवीय संविधान लिखा है और उसमें जिसको अपन कहते हैं सारा स्ट्रक्चरल डिजाइन तो उन्होंने पूरा कर दिया है। नीति, नियम, ये वो सब चीजें जो है, सभा व सब प्रक्रिया, उसका सब डिजाइन बना दिया है। लेकिन जब हम अभी बात करते हैं ना, अभी जैसे हम लोगों की एक गोष्ठी चल रही है कि भाई सभा विधि कैसे होना चाहिए, तो अभी पता लगता है कि सभा में बात रखना भी बहुत कठिन काम है आज के समय। हमको, क्योंकि हमारा अभ्यास शासन का है ना, हमारा जो पूर्व संस्कार है, मैंने जो कहा वो मान लीजिए, जो वरिष्ठ लोग ने कह दिया उसमें चुप रहिए, है ना। तो आदमी संकोच में, दबाव में, प्रभाव में, है ना, और फिर ये संकोच, दबाव, प्रभाव में जो है रूप, पद, बल, धन आदि भी शामिल रहता है ना। और जो हमारी अमानवीय प्रवृत्ति है वो भी रहती है ना। तो उसके कारण से सभा, हमको ऐसा लगता है कि सभा में हमको कोई चीज को अपना प्रस्ताव रखना है, ये बहुत ही कठिन काम है। जबकि हम लोग सभा विधि कह रहे हैं, जनतंत्र, बाबा ने जनवादी तंत्र के रूप में सभा विधि को प्रस्तावित किया है ना। सभा विधि का मतलब है पहले तो परिवार अपना कोई प्रतिनिधि पहचान सके, पहला काम तो यही है, फर्स्ट स्टेप में। नहीं, अभी परिवार में, परिवार का ही पता नहीं, परिवार में व्यक्ति हैं सब। कुछ कुछ परिवारों में ऐसा हो गया है कि वो लोग आपस में बात कर लेते हैं, मतलब पति पत्नी कर लेते हैं, कईयों में बच्चे तक शामिल हो जाते हैं ना। कुछ परिवारों में यदि ऐसे खोजे जाए तो अभी जीवन विद्या परिवार में 10-12 परिवार ऐसे मिल सकते हैं। पति पत्नी में सहमति वाले शायद
20-25 मिल सकते हैं, है ना। लेकिन अब इसमें प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पति करेगी कि पत्नी करेगी कि बच्चे करेंगे? परिवार में से कौन व्यक्ति जो है सभा में प्रतिनिधित्व करेगा, और वो प्रतिनिधित्व करने के बाद सभा में जो भी बात कहेगा वो परिवार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अपनी मनमानी करेगा वो नहीं होगा ना। मान लीजिए कि सबसे मैं पहले भैया सभा श्रेष्ठता में, की पहचान होनी होगी ना। नहीं मान लो पहचान लिया परिवार कि में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठता की पहचान। मेरे परिवार ने पहचान लिया मैं श्रेष्ठ हूँ, ठीक है ना। अब लेकिन हमारा पूर्व संस्कार है, जैसा हम लोग देखते हैं कि एमएलए जो है वो जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन वो जब पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रस्तुत होता है तो जन आकांक्षाओं के विपरीत प्रस्तुत होता है ना। उसका जो नेता है उसके इशारे पे हाथ उठाता है या हाथ नीचे करता है, जनता चाहे कुछ भी कहे, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम फेल हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये सभा विधि का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है कि हम यदि सभा में सम्मिलित रूप से जब विचार विमर्श करते हैं तब हम प्रश्न कर सकें, हम अपनी बात रख सकें, हम प्रभाव, दबाव, संकोच, है ना, दुविधा, द्वेष, इससे मुक्त होके अपनी बात को रख सकें, तब तो सभा विधि सफल होगी। नहीं तो किसी ना किसी के प्रभाव में चलेगी, किसी पैसे वाले के, किसी पद वाले के, किसी रूप वाले के, है ना, किसी धन वाले के प्रभाव में चलेगी। और यदि उसके प्रभाव में चलेगी तो वो सभा ही कहाँ हुई, वो तो शासन हो गया। तो वो तो सहअस्तित्व का प्रमाण ही नहीं हुआ। तो इसीलिए बहुत सारी बातें धीरे धीरे जब हम लोग इसको क्रियान्वयन में उतरेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे उसमें परिष्करण, परिमार्जन, अनुसंधान पूर्वक ये सब होगा, ऐसा लिखा। ठीक है ना। हम लोग अभी ऐसे ही मानते हैं कि मतलब मैं भागीदारी करूंगा, मैं भागीदारी, परिवार भागीदारी करेगा और समाज भागीदारी करेगा, ये हमारी कल्पना में नहीं आता है, क्योंकि व्यक्तिवाद इतना गहरा उतरा हुआ है लोगों के सबके अंदर। जैसे परिवार में एकत्व आना, एकात्मकता आना, है ना। परिवार में एकात्मकता का आना का मतलब लक्ष्य, विधि, प्रक्रिया, कार्यक्रम सब एक हो जाना, है ना। तो भले शरीर सबके अलग अलग हैं लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, कार्यक्रम एक ही है ना। सबकी वैसा हो जाना, तभी ये जो जिसको हम लोग परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं वो सफल हो सकता है। ठीक है अजीत भाई, कुछ अजीत भाई। हाँ जी ठीक है। हेलो। हाँ जी। तो हाँ मैं इसमें म्यूट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, म्यूट कर देना। तो 1 मिनट में अनम्यूट हो जाता है इसमें, 1 सेकेंड। तो मैं केवल इतना ही कह रहा था हाँ कि जब जब ये सभा के रूप में ये जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का जब प्रयोग होगा, यानी मान लीजिए ग्राम स्तर की सभा बन जाती, यानी जिसको अपन कह रहे हैं कि 100 परिवारों की सभा बन जाती। तो 100 परिवारों की सभा बनने के बाद, यानी जिसको अपन कह रहे हैं ग्राम समूह सभा, और 100 परिवारों का सामूहिक कार्यक्रम होना शुरू होगा परिवारों की परस्परता में। उसमें सबसे पहले जो चीज चरितार्थ होगी वो समृद्धि होगी, और दूसरी चीज जो उसमें चरितार्थ होगी वो अभयता होगी, तीसरी है फिर समाधान हो। ऐसा, उससे पूर्व जो समाधान है कुछ लोगों में ही रहेगा, ठीक है ना, जिनके मार्गदर्शन में बाकी लोग काम करेंगे। इसके बाद सबसे अंत में जब ये अक्षुण्ण हो जाएगा, निरंतरता में सभी में स्थापित हो जाएगा, तब वो सत्य होगा। ऐसा। तो जो अजीत जी ने मुद्दा उठाया था कि ये अनुभवगामी विधि जो है वो ऐसी होगी, अनुभवगामी।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले हम लोग उत्पादन करेंगे, फिर व्यवहार करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर अनुभूति, ऐसा नहीं। वरीयता क्रम में सबसे पहले तो जो अनुभव मूलक सूचनाएं हैं उसी का अध्ययन होगा, वही विचार के रूप में मानसिकता में स्थापित होगा, तभी हमारी व्यवहार करने यानी सामूहिक सह अस्तित्व पूर्वक व्यवहार करने की, आचरण करने की प्रवृत्ति बनेगी। फिर वही उत्पादन में जाके समृद्धि को प्रमाणित करेगी, नहीं तो समृद्धि भी व्यक्तिवादी हो जाएगी। मतलब कोई परिवार ऐसा है जिसने ज्यादा पैसा लगाया हुआ, वो तो कहेगा, हमसे कुछ लोग कह रहे थे, उन्होंने कई बड़े बड़े पदों पे रहे तो उनका पैसा इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने कहा हमको समृद्धि के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं, हम तो समृद्धि हैं, तो हमारे पास तो मूल काम समाधान के लिए करना है, ऐसा वो मान के चलो। जबकि जिसको हम लोग समृद्धि कह रहे हैं उसकी तो अभी उनको हवा भी नहीं है, जिसको अपन समृद्धि कह रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं ना भैया? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक बोल रहे हैं। योगेश जी भाई, भैया, ये वरीयता क्रम वाला वाक्य कहाँ किस चैप्टर में है? या इसी में अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था इसको, वरीयता, मेरे ख्याल से देखना ध्यान पड़ेगा किस चैप्टर में, लेकिन मुझे अच्छे से जो 4-5 चैप्टर है उसमें तो ये बार बार बोला ही है कि कौन सी वरीयता सबसे लास्ट में बाबा जी ने कहा वरीयता क्रम में अनुभव प्रथम वरीय है, और जो उत्पादन है वो न्यूनतम वरीय है। अभी 3-4 अध्याय में ही कहीं पे आया हुआ है। ठीक है, ढूंढते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप करेंगे तो मिल जाएगा, या मैं कल आपको खोज के बता सकता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। जी भैया। है ना भैया एक और सेकेंड लास्ट लाइन जो है ये 39 खंड का है हाँ, कि व्यवहार में हाँ, हाँ। वास्तविकता का आधार प्रकृति के विकासानुक्रम में पाई जाने वाली अवस्था एवं स्थितियां हैं। हाँ, तो व्यवहार में वास्तविकता का आधार ये अवस्था की, मतलब विकास अनुक्रम में पाई जाने वाली अवस्था, यानी पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान, ऐसा। हाँ। इसको थोड़ा स्पष्ट होना, मतलब होने की जरूरत लगे। व्यवहार में क्या है? व्यवहार में वास्तविकता का आधार प्रकृति के विकासानुक्रम में पाई जाने वाली अवस्था एवं स्थिति है। वास्तविकता अर्थात स्वीकृतियां हैं, प्रतिबद्धता एवं तादात्म्यता पूर्वक स्थापित होती। तो यदि आप परंपरा को देखेंगे ना, तो वहां पर ये जो विकासानुक्रम है उसकी स्पष्टता नहीं है, इसलिए वास्तविकता की स्पष्टता नहीं। वास्तविकता की स्पष्टता नहीं होने से वास्तविकताओं के साथ प्रतिबद्धता और तादात्म्यता स्थापित नहीं होती, या स्वीकृतियां नहीं बनती हैं, इसीलिए जगत मिथ्या है ऐसा चला गया, या जगत में संघर्ष है जिसको भौतिकवाद कह रहा है, उस उधर चले गए। तो जो वास्तविकता है, तो वास्तविकता क्या है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। तो वास्तविकता सह अस्तित्व आधारित स्वीकृतियां प्रतिबद्धता में तादात्म्यता पूर्वक ही प्रस्थापित होती है। तो ये जो सह अस्तित्व की जो स्वीकृति है हमको, जब हम संबंध में तादात्म्य होते हैं तभी वो प्रस्थापित होती हैं। प्रस्थापित होती है मतलब वो परंपरा में आती है। जी, ठीक है, परंपरा में आ जाती है। तो स्पष्ट हुआ आपको कि नहीं हुआ? जी भैया, मैं समझ गया कि मतलब कि इस रूप में अध्ययन नहीं किया गया है व्यवस्था का, इसीलिए व्यवहार में वास्तविकता का आधार मानव में स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो है वो होता ही नहीं है ना, तो फिर उनका लक्ष्य ही अलग है ना, तो इससे बचना ही लक्ष्य है।
जी स्पष्ट। इससे बचना ही भैया हाँ जी बहुत बढ़िया से आपने रखा ये कार्य वाला पार्ट, जो पहले विचार वाला है, फिर जी व्यवहार वाला है ना? अनुभव, जी विचार, व्यवहार, ये अभी हम देखते जी हैं जी जब भी हम लोग चर्चाएं करते हैं ना, वस्तु तो लास्ट आ जाती है। हाँ जी बहुत सही से आपने क्रम बताया भैया, और ये हम नहीं अनुभव बाबा जी ने ही हाँ, बताया मतलब है। ठीक बात है, बाबा जी ने जो हाँ बताया बहुत बढ़िया से। योगेश भैया कुछ कह रहे थे। हाँ बोलिए भैया। नहीं भैया, मैं पाठक भैया ने जो रखा ना, वही कह रहा था कि बहुत बढ़िया रखा भैया ने। ये जो बताया हाँ कि परंपरा के स्तर पर जो है सबसे पहले समृद्धि प्रमाणित होती है ना, उसके बाद फिर अभय, ऐसा ही बताया ना भैया। जी जी ये मुझे लगता है ये व्यवहारात्मक समाज शास्त्र में, ये किताब का नाम क्या है? व्यवहारवादी समाज शास्त्र। एक किताब है, कौन सा? एक व्यवहारवादी समाज व्यवहारवादी शास्त्र समाज। का, हाँ, उसमें भैया ये बताया है हाँ ना, ये पहले जो है। इसी में भैया, इसी में अध्याय 33 को आप देखेंगे। अध्याय अच्छा 33 पहला पैराग्राफ। अच्छा पहले पैराग्राफ में ही लिखा है मनुष्य के 4 आयाम है ना, हम्म, उसमें लिखा है ना। उसमें भी यही उसी लिखा है। पहले पैराग्राफ में ही लिखा है। हाँ, मतलब आप जो कह रहे हो ना, वो परंपरा के स्तर पर प्रमाणित होने वाली बात है ना भैया। सबसे पहले प्रमाणित जो है समृद्धि होगी। तो इसी में 167 नंबर का जो पेज है ना, हाँ जी, 167 का, पुरानी किताब में हाँ 167 नंबर का जो पेज है, उसमें ऊपर से 10वीं लाइन है ना, उसमें लिखा है कि मनुष्य जीवन में चतुरायाम वरीयता क्रम से अनुभव, विचार, व्यवहार एवं उत्पादन है, ऐसा लिखा। ठीक बात है और भैया, भी ये तो जगह वैसे, आया हुआ है, हाँ हाँ, है? और वैसे भी और भी समझ में जगह आता आया है, हुआ है, लेकिन मैं हाँ वैसे भी वैसे भी समझ में आता है ना, हम्म, कि आदमी जो है कुछ भी करता है, उसके मूल में जो है विचार रहता है, विचार के मूल में जो है कोई अनुभव रहता है ना। क्रम तो वही है, अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। मुझे ऐसा लगता है भैया, आप जो कह रहे हो ना कि सबसे पहले प्रमाणित होने वाली, परंपरा में प्रमाणित होने वाली वस्तु समृद्धि है, इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि मतलब ये सबसे, व्यवहार और व्यवसाय में प्रमाणित तो वो ही होंगे ना, कि विचार भी हो, सब प्रमाणित होगा। विचार, व्यवहार और व्यवसाय चारों ही प्रमाणित होंगे। सभी प्रमाणित होंगे, चरितार्थ भी होंगे, प्रमाणित भी होंगे। चारों में मुझे लगता है कि सबसे जो सरल है वो उत्पादन है, सबसे। उस रूप में जो है ना, उसके बाद जो है उससे थोड़ा जो कठिन है जीने में आना, वो व्यवहार है। जी जी। उसके बाद जो है विचार, और उसके बाद फिर अनुभव। मैं इसको इस क्रम में देखता हूँ, इस रूप में देखता हूँ। ऐसे ही है ना जो आप बोल रहे हैं, हाँ ऐसे ही लिखा भी है। हाँ, एक जगह बाबा जी ने ये भी लिखा है कि जब इसको उल्टा कर देते हैं तो समस्या बनती है। मतलब हम व्यवसाय को वरीय मान लेते हैं, हाँ, जो अभी तो समस्याएं बनती है। अभी हो रहा है वर्तमान में, अभी वही है ना। और ये भी लिखा है कि उसके कारण भी दिए हैं, क्योंकि स्थापित मूल्यों में शिष्ट मूल्य और शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, तो वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में समर्पित होते हैं, और जो शिष्ट मूल्य है वो स्थापित मूल्य में समर्पित होते हैं। स्थापित मूल्यों में समर्पित। आप जो है, यही क्रम है उनका। हम क्या कर रहे हैं कि
वस्तु मूल्य में शिष्ट मूल्य को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, शिष्ट मूल्य में स्थापित मूल्य को, वो होता नहीं है। वो होता नहीं। हाँ, होता नहीं है, फिर जो है समस्या पैदा होती है। अभी हमने वस्तु को ही प्रधान चीज समझ के रखी है ना? और उसी फिर के दम्भ लिए पैदा होता है ना भैया, दम्भ दिखावा है, दम्भ पैदा होता है। हाँ, आपने जिस क्रम में बताया उससे फिर दम्भ मानव में व्यवहार में दम्भ पैदा होता है, हिपोक्रेसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हुई है ना, लेकिन आदमी को सही क्रम ही पता नहीं है भैया, इसमें जो है ना क्रम ही नहीं पता ना। हाँ, मूल बात ऐसा है कि आदमी जो है ना क्रम समझते हुए भी जो है उल्टे क्रम में चल रहा है, ऐसा है नहीं। आदमी को क्रम ही पता नहीं है कि किस क्रम में क्या पता नहीं है। तो भ्रमित स्थिति में भैया, भ्रमित स्थिति में जो चीज सहज दिखती है, सरल दिखती है ना, वो पकड़ लेता है। भैया ये भौतिकवाद यही तो है, पहले उत्पादन करने का, के बाद बाकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मटेरियलिज्म यही तो है ना भैया। पहला और आखिरी वही है, मटेरियलिस्टिक में वस्तु ही है। वस्तु ही पहला गिनो आखिरी गिनो, कुल भी जो है ना पूरा जो है ध्यान वस्तु पर है। इसमें भी भैया ऐसा लगता है वस्तु के अर्थ में व्यवहार। हाँ जी, पहला सोपान ही तकलीफ वाला है, उसके बाद तो आराम से हो जाएगा। कहाँ? ये व्यवस्था के अर्थ में पहला सोपान ही है। हाँ, पहले सोपान तक पहुंच गए ना, 100 परिवार इकट्ठे हो गए, उसके बाद तकलीफ नहीं है, तब तक पहला सोपान तो एक परिवार है। अगर 10 सोपान ये परिवार की 10 सोपान ये परिवार व्यवस्था की बात कर रहे हो तो 100 परिवार तो तीसरे सोपान पर है। हाँ, पर वो पहला सोपान अगर परिवार को मानते हैं तो उसी में सबसे ज्यादा श्रम है, उसके बाद श्रम नहीं। ये इनकी बात सही है जो कह रहे हैं। हालांकि वो ग्राम सभा से सोच रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम है ना वो एक परिवार में ही है बस, क्योंकि वो धुरी है ना, व्यवस्था की धुरी है। एक्चुअली एक परिवार का ही जो पूरा प्रकाशन है वही तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। उसका जो बीज है वो परिवार में ही है। सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था का जो बीज है, जो संबंधों में अखंडता का जो बीज है वो परिवार में ही है। तो यदि एक परिवार अखंड सामाजिकता के रूप में जो है अपने में मानसिकता को स्थापित कर लेता है, उसके बाद फिर उसका मल्टीप्लिकेशन आसान है। अभी तो व्यक्ति में भी थोड़ा सा कठिन दिख रहा है। है ना भैया योगेश भाई? हेलो संदीप भाई, किसी का आवाज, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? भास्कर भाई आ रही है भैया? हाँ भैया आ रही है, सब सोच आ रही है, स्पष्ट आ रही है भैया। कल से ऐप सोचने में बदल दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बार बार ये कट जा रहा है। बाहर हो जा रहा हूँ, फिर आ जा। क्या हो गया? ये जूम से हटा के गूगल मीट पे करने की बोल रहे थे ना भैया, तो कल से कर देने। हाँ, तो कल हम लोग टेस्ट कर लेंगे, है ना। गूगल मीट में तो बिना पासवर्ड के भी हो जाता है ना, डायरेक्ट हो जाता है गूगल। वो माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है भैया। हाँ, एक नया ये एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट टीम का, ये भी अच्छा है। देख लेंगे कौन सा ठीक रहेगा। ये गूगल का ठीक रहेगा क्योंकि वो फ्री भी रहेगा, इश्यूज नहीं आएंगे इसमें। हाँ, गूगल मीट में कोई चार्ज नहीं है ना। गूगल की मोस्टली चीजों में चार्ज नहीं रहता। हाँ, और मैंने अभी एक वेबिनार अटेंड किया था, उसमें करीब 200 लोग थे उसमें, गूगल मीट में। मेल आईडी शायद चाहिएगा कल। अब मेल आईडी करते हैं। हाँ करें।
हम पहले 2-3 लोग कर लें, कोई 2-3 लोग। हाँ ठीक है। कल तो हम लोग जूम पे ही करेंगे, लेकिन हम लोग दिन में एक बार सुनील भाई, हम और एक आध सुबह जन और मीटिंग है ना योगेश भैया, भाई। मीटिंग के तुरंत बाद कर लेंगे। सुबह मीटिंग होगी ना, कल बुधवार है ना। हाँ हाँ हाँ, सुबह 9 बजे मीटिंग है ना, उसके बाद कर लेंगे तुरंत जूम। कब मीटिंग है? वो कोई क्या बोल रहे हैं, पूर्णिमा जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ मैसेज में लिखा, उन्होंने देखना क्या लिखा। गो टू हाँ, मीटिंग ये है। हम लोग की जो सीएमईज हो रही है अभी, ये हाँ हाँ शांतिकुंज से जो मीटिंग वेबिनार हो रहे हैं हम लोग के, तो गो टू मीटिंग ऐप लिया, जूम को हटा दिया है चाइनीज ऐप करके, तो गो टू मीटिंग वाला भी ठीक है। ये भी एक ऐप है गो टू मीटिंग भैया, उसके बारे में कह रहे हैं। हाँ देख सकते हैं। हाँ, यही गो, इसी का नाम तो है शायद गूगल मीट का। ये जो गो टू मीट है ना, इसी का नाम तो गूगल मीट है, इसी का वही है भैया, मेरे पास है डाउनलोड। अच्छा, लेकिन वो सबका ईमेल आईडी लगेगा उसमें, बस उसमें हाँ भैया, मेल आईडी लगेगा मुझे लगता है। सबका जीमेल होगा, उन्हीं वही हो पाएंगे कनेक्ट। मोस्टली सब जीमेल पे होंगे, कोई जीमेल के बिना नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा हमसे नहीं मांगा है, उसमें नहीं मांगा है। अच्छा, नहीं मांगा क्या? नहीं भैया, हाँ नहीं मांगा है। उनका हाँ गणेश भैया लोग जो कर रहे हैं ना, कानपुर में जो कर रहे हैं उसमें, अच्छा, ये कानपुर हो में जो सकता है कि वेबिनार चल शायद रहा है वो उसमें जो व्यक्ति होस्ट करेगा उसका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, बाकी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ उसका होना चाहिए दीदी। होगा, एक बार अपन हाँ, देख लेकिन लेंगे। जैसे कानपुर वाला जो हो रहा है ना, हाँ गणेश भैया का जो वेबिनार अभी चल रहा है ना, उसमें यही है तरीका कि ईमेल आईडी देना पड़ेगा, फिर होस्ट हमको हाँ, करेगा। और जैसे माइक हम अनम्यूट कर सकते हैं, उसमें रेज हैंड करना है, फिर वो अपने हिसाब से मतलब माइक म्यूट या अनम्यूट करते हैं। जी जी जी, बहुत वो बढ़िया। अलग कुछ सिस्टम है, वो भी Zoom पे, मगर अलग है कुछ। और गो टू मीटिंग में तो वो जरूरत नहीं सबके, बस जी जी। ऐप डाउनलोड करके स्टार्ट कर दो। क्या वो जब ऐप डाउनलोड होता है ना, तो सारे एंड्रॉइड फोन जीमेल से कनेक्टेड ही होते, वो ले लेता है, इसलिए अच्छा, जीमेल आईडी नहीं लगता है। हाँ हाँ, चलिए अपन एक बार करके देख लेंगे, है ना। हाँ भैया, कर लेंगे। हाँ, और नहीं होगा होने के लिए वस्तु मूल्य की जरूरत रहती है, क्योंकि शिष्ट मूल्य वस्तु मूल्य के बिना नहीं होता है। तो उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि उत्पादन होगा तो शिष्ट मूल्य होगा, तो स्थापित मूल्य होगा, मतलब इस तरह से भी देख सकते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे स्थापित मूल्य है। इसका जो क्रम है वो ऐसा है, स्थापित मूल्यानुभूति होने से व्यवहार में शिष्ट मूल्यानुभूति या शिष्ट मूल्यों का आचरण होता है। यदि हमको स्थापित मूल्यानुभूति नहीं है तो शिष्ट मूल्यों का आचरण नहीं होगा, और शिष्ट मूल्यों का आचरण होने से वस्तु मूल्य जो है वो निर्धारित होते हैं। हाँ, नहीं तो वस्तु मूल्य निर्धारित नहीं होता है। हाँ, तो वस्तु मूल्य जो होता है वो जरूरी होता है शिष्ट मूल्य के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो शिष्ट मूल्य में एक बार वस्तु का देख आधार लीजिए वो आप दूसरे जो पेज बोल में रहे भी हैं लिखा है। उसको। हाँ, वहाँ पर आगे भी लिखा है, उसको एक मिनट निकालती हूँ। हाँ हाँ, उसमें उसका मीनिंग ऐसा था कि वस्तु मूल्य के बिना शिष्ट मूल्य ये मिला भैया। वस्तु मूल्य का आदान प्रदान वस्तु व सेवा के रूप में, शिष्ट मूल्य का आदान प्रदान मुद्रा भंगी वगैरह में, तथा स्थापित मूल्य का आदान प्रदान शिष्ट मूल्य सहित व्यंजनीयता के रूप में है। तो वस्तु मूल्य तो जरूरी है इस तरह से। नहीं, पर जो आप जो पढ़ रहे हैं ना उसका ये में आशय वस्तु नहीं है। मूल्य, शिष्टता में वस्तु मूल्य समर्पित है ही। हाँ, शिष्टता में वस्तु मूल्य समर्पित होता है, वस्तु मूल्य जरूरी नहीं होता। हाँ ठीक है, समझी। हाँ, मतलब जो वस्तु मूल्य है ना वो समृद्धि है, समृद्धि जो है वो सामाजिकता यानी शिष्ट मूल्य निर्वाह के लिए है।
हाँ। यदि वो शिष्ट मूल्य निर्वाह के अर्थ में है तभी वो सदुपयोगिता को सिद्ध करती है, नहीं तो सदुपयोगिता नहीं है। हाँ। फिर इसीलिए लिखा ना कि वस्तु मूल्य कितना भी विशाल हो जाए, तो लिखा ना अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसी में तो पढ़ा था, वस्तु मूल्य कितना भी विशाल हो जाए तो उससे नहीं होता है। उस शिष्ट जो वस्तु मूल्य है वो तभी, जिसको कहते हैं कि उनकी चरितार्थता तभी होती है जब वो शिष्ट मूल्यों के लिए शिष्ट मूल्यों की चरितार्थता तभी साबित होती है या प्रमाणित होती है जब वो स्थापित मूल्यों में समर्पित। भैया इसको ऐसे देख सकते हैं भैया। जी जी बोलिए। उत्पादन आयाम में व्यवहार आयाम, विचार आयाम और अनुभव आयाम तीनों समाये रहते हैं। विचार आयाम में, उत्पादन आयाम में। हाँ उत्पादन आयाम में। हाँ उत्पादन आयाम मतलब व्यवसाय आयाम। हाँ हाँ। तो उसमें जो है ये व्यवहार आयाम, विचार आयाम और अनुभव आयाम तीनों समाये रहते हैं। हाँ, जब वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में व्यवस्था के अर्थ में रहता है तो तीनों ही समाये रहते हैं, तभी हो सकता है उससे। ठीक बात है। ये जैसे एक जगह आया है, मानव के विकास का ध्येय सामाजिकता है, ना कि केवल विशाल उत्पादन विनिमय। एक सेंटेंस आया हुआ है ऐसा। मूल ध्येय सामाजिकता है और सामाजिकता के अर्थ में ही वस्तु मूल्य की सार्थकता है। जी जी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात हो। हाँ भैया। और कुछ सुनील भाई कुछ कह रहे थे, कल मीटिंग है। हाँ भैया, बुधवार को था ना मीटिंग? बुधवार नहीं, बृहस्पतिवार। गुरुवार हो गई? बृहस्पतिवार है परसों। अच्छा गुरुवार को, ठीक है। हाँ हाँ, पहले बुधवार, फिर उन्होंने बुधवार को मना किया और बृहस्पतिवार को। ठीक है ठीक है, अच्छा है। मेरे को नहीं, मेरा बुधवार तक का देखा था। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग कल दिन में टेस्ट कर लेंगे।